हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ द कैल्विन। मैं चंचल मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। मैम आपके लिए लेकर आई है क्या, आज लेकर आई है मैम ऐसे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से आपको देखने को मिलते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। यही करेंगे, यही पेपर में आएंगे। बस बेटा आपको क्या करना है, जो मैम आपको क्वेश्चन समझाएगी उनको ध्यान से सुनना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि मैम क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी करवाएगी, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन रट्टा मार रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, साथ साथ बेस क्लियर होगा। अगर आपकी फाउंटेन नींव पक्की होगी तो इमारत तो अपने आप ही बहुत अच्छी बन जाएगी। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और रखते हैं आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न। चलिए, तो ये रहा पहला प्रश्न। जब किसी परख नकली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़ों को 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में मिलाकर गर्म करेंगे तो होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करके लिखना है भाई। तो क्या बोला, किसी परख नकली में दानेदार जिंक के टुकड़ों में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा तो ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा जिंक। आप जानते हो भाई जिंक क्या करेगा, इनके बीच में घुसेगा, क्योंकि Na तो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। बिल्कुल सही बात। तो मैडम क्या बनेगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और H2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी बाहर। अब मैडम करना है संतुलित इसे, तो यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर तो Na सिर्फ 1 है। तो बेटा संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुना कर दो। अब 2 से गुना कर दे तो Na तो 2 हो गए, O भी 2 हो गए, क्योंकि बेटा गुना जब बाहर करोगे तो पूरे तत्व के साथ होती है, पूरे यौगिक के साथ गुना होगी। H भी 2 हो गए, यहाँ भी Na 2 है, O 2 है, H 2 है और जिंक 1 है 1। तो भैया देख लो कौन सा है भाई, कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला। तो मुझे तो दिख रहा है बी वाला, तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा बेटा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वियोजन यानी अपघटन जिसमें A टूटकर B और C में क्या होता है, परिवर्तित होता है। आपको वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत जिसमें प्रकाश हो। तो भाई मुझे याद है भाई हमें इतना कि FeSO4 तो मैडम ये ऊष्मा से, तापन से होता था। जल जो है वो विद्युत धारा से हुआ करता था। AgBr ये होता था मैडम सूर्य के प्रकाश से। और इसका इस्तेमाल मेरे बच्चों को अगर याद होगा तो काली सफ़ेद फोटोग्राफी में भी किया जाता है। बिल्कुल सही, काली सफ़ेद फोटोग्राफी में भी किया जाता है। बिल्कुल सही मेरे बच्चों। अगला प्रश्न, MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है मैडम जी ये बना रहे हैं। उपयुक्त अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्यों भैया रेडॉक्स है, तो मेरे बच्चों क्यों, देखो Mn को Mn से यहाँ पर कंपेयर करो। Mn के पास O है, यहाँ पर O नहीं है, कुछ भी आ जाए O तो नहीं है ना भाई, O चला जाता है बेटा, O का जाना कहलाता है अपचयन। तो यहाँ पर हो गया अपचयन। और HCl में यहाँ पर H था, यहाँ पर आते समय O आ गया, तो ये क्या हो गया उपचयन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, MnO2 का तो अपचयन और HCl का उपचयन। क्या है कोई ऐसा, MnO2 उपचायित नहीं, अपचायित हो रहा है भाई, और HCl उपचायित। तो बेटा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो जाते हैं। साथ में कई बार कारक पूछे थे भाई यहाँ पे बताओ उपचयन कारक कौन है, उपचायक जिसे आप बोलते हो। तो बेटा जिसका अपचयन हुआ है, किसका हुआ है, MnO2 का, तो MnO2 हो जाएगा उपचयन कारक। फिर इसमें यहाँ पर अपचयन कारक कौन है मैडम, उल्टा करना है, किसका उपचयन हुआ है, HCl का, तो वो हो जाएगा अपचयक कारक, ये हो जाएगा HCl। सीधी साधारण बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक अभिकथन है हमारे पास, क्या कह रहा है भाई, ये बात हमसे कह रहा है कि जब जिंक नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता। सही बात है भाई, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल क्या है, एक उपचायक है, ये H2 को H2O में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल सही बात। रीजन, कारण, नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को उपचायित करके जल बनाता है और स्वयं को अपचायित करता है। अरे बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों बिल्कुल सही, बिल्कुल खरी बातें हैं बेटा। तो ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ए। क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बस थोड़ी बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये सभी को करता है। बस जिंक जो है हाइड्रोजन भी बनाएगा, ये वो सिर्फ Mg धातु के साथ और Mn धातु के साथ, बाकी कोई भी धातु है सब में ये जल बनाता है। ठीक है, अगली बात, निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया का चुनाव कीजिए जिसमें संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब जिसमें A और B मिलकर एक C का निर्माण कर रहे हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। तो बेटा इसमें तो AgBr जो है वो टूटा करता था, इसमें तो AgBr क्या होता था, टूटा करता था, अभी आपने देखा था, Ag और Br2 में परिवर्तित हुआ करता था। मीथेन का दहन, तो आपके पास मीथेन था, आपने ऑक्सीजन गैस लिया तो CO2 गैस, H2O गैस बनता था। भोजन का पाचन, पाचन में तो आपको पता है विखंडन ही हो रहा है,
तो पाचन में क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन से विखंडित होकर CO2 गैस H2O गैस बनाता है। कोयले का जलना, कोयला कार्बन होता है, ऑक्सीजन से जलेगा तो CO2। तो बेटा ये दहन है, बिल्कुल है, ये वाली प्रक्रिया हो जाएगी वो, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर CO2 का निर्माण कर रहे हैं। और संयोजन का मतलब ही होता है जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें। वैसे बेटा ये भी है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे मिलकर इसका निर्माण ही कर रहे हैं। कभी कभी एक से ज़्यादा का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है। पर वैसे एक अगर हमें दिख रहा है तो हम एक को ही लगाएंगे सीधा, दूसरे की तरफ जाएंगे ही नहीं। अगला, निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार करें और बताइए कि क्या बनेगा। इनमें से वह प्रक्रम कौन से जिनमें नए पदार्थ बनेंगे। अच्छा, कैल्शियम के साथ एल्यूमिनियम है, तो अब हमें याद होना चाहिए हमारी जो श्रेणी थी उसमें ऊपर के, फिर Na, फिर Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe आता है। तो Al तो कम है, Al में नहीं बनेगा। Fe और कॉपर में Fe ऊपर आ रहा है, कॉपर तो नीचे आएगा, नहीं भी नहीं होगा। Cu और Ca, हाँ Ca तो देखो बेटा तीसरे नंबर पे, Cu तो काफ़ी नीचे होता है, तो यहाँ पर Ca से हटा देगा, बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और Cu अलग हो जाएगा। फिर Mg, जिंक को हटा सकता है, हाँ भाई Mg भी हटा सकता है, तो ये बन जाएगा MgSO4, क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना बेटा, ये विस्थापित अभिक्रिया है, विस्थापित अभिक्रिया है ना, ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला कम को हटा देगा, वही कर रहा है। तो B और D है, इसका उत्तर कौन सा है, कौन सा, B और D। कौन सा उत्तर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर B और D उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया के बारे में सही कथन आपको बताना कि भाई क्या सही है। देखो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पर तो खाली H था, ठीक भाई, यहाँ पर H के साथ ऑक्सीजन आ गए, तो यहाँ से यहाँ जाते समय इतना तो समझ में मुझे आ गया कि भाई हो तो रहा है उपचयन। फिर S को S से अगर मैंने देखा तो ऑक्सीजन चली गई, मतलब अपचयन हो रहा है। इतनी चीज़ तो मुझे समझ में आ गई, और दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा है तो रेडॉक्स, ये भी समझ में आ गया। तो H2S का उपचायक और SO2 उपचायक, अरे भैया सही बात है बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही है, उपचायक। अच्छा उपचायक है बेटा ये, अपचायक और उपचायक। बेटा याद बता, अभी बता दी, उपचयन कर रहा है, उपचयन कारक, ठीक ठीक, फिर तो यही सही है, क्योंकि H2S का ही तो उपचयन हो रहा है, सही है, और SO2 का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे लगा था कारक वाला दे दिया, पर नहीं, कारक नहीं, साधारण है। फिर देखो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने तापन किया, हीट किया, तो एक एक्स क्या बनता है बेटा, CaO, जिसको हम कहते हैं बिना बुझा चूना। चूना पत्थर तो बेटा ये होता है CaCO3। जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट में जब दो अणु जल के जगा दो तो बनता है जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट में अगर आधा अणु जल का हो तो उससे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का निर्माण। तो यही है बेटा एक्स, बिना बुझा हुआ चूना। अगली अभिक्रिया नीचे दी गई कौन सी एक अभिक्रिया तीन अभिक्रियाओं से भिन्न है, एक अलग है तीनों से। देखो NaCl है, AgNO3, तो Ag इधर जा रहा है, Na इधर जा रहा है, मतलब द्विविस्थापन हो रहा है। इसमें तो दोनों मिलकर एक हो रहे हैं, मतलब संयोजन हो रहा है। अच्छा, फिर यहाँ भी द्विविस्थापन हो रहा है, यहाँ भी, तो एक कौन सी अलग है भाई, ये, क्योंकि ये एक संयोजित है, बाकी सारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक इसी का क्या हो रहा है, खाली संयोजन, क्योंकि A + B मिलकर C का निर्माण कर रहे हैं इस वाले में। और बेटा उसमें क्या होता था, द्विविस्थापन है, मान लो AB है और दूसरा है CD, तो यहाँ पर C मैंने बोला ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो C भगा देगा A को, बन गया CB। अब A आ जाएगा D पे, बन गया AD। देखो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर हुआ है ये वाला, तो एक ये भिन्न है, बस बाकी सारे एक जैसे हैं। अगला, क्वाथ नली में लेड नाइट्रेट को गर्म कर क्या मिलेगा, तो बेटा लेड नाइट्रेट होता है PbNO3। हमने क्या करा, इसको तापन दिया। बेटा बुक की अभिक्रिया है साधारण, क्या बनता है भाई, तापन करते हो अगर आप तो क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ पर बनता है PbO, लेड ऑक्साइड, NO2 गैस बाहर निकलती है, जो कि ना बेटा भूरे रंग की गैस होती है, भूरे रंग की गैस निकलते हुए दिखाई देती है, और O2 बनता है। क्या क्या बना भाई, PbO, NO2 और O2 है भाई कहीं, ये रहा, नहीं N2O है, तो नहीं, ये वाला D, ठीक। ये इस तरीके से अभिक्रिया होगी। बेटा साधारण चीज़ें कुछ ज़्यादा इतना वो है नहीं, बस आपको जो कॉन्सेप्ट बताए गए उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया है, सभी में यही होती है। अच्छा, कुछ दैनिक अभिक्रियाओं के बारे में तो मेरे बच्चों को भी याद है, चलो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, कोई भी दो दैनिक अभिक्रिया जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती ही रहती है। सही है भाई, ठीक।
चलो आते हैं अपने प्रश्न की ओर। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां अभिकारकों के बीच में आयन का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान हो गया, एक आयन उसको दे दिया, एक आयन उसको दे दिया, आदान प्रदान, तो ऊष्मा शेषी भाई इसमें तो यहाँ पर क्या होता था भाई, यहाँ पर तो ऊष्मा दिया जाता था, यहाँ पर ऊष्मा निकलती है, द्विविस्थापन में एक को दूसरे दे दिया, जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान, आयन इधर दे दिया उधर दे दिया, तो बेटा वो द्विविस्थापन होता है। जैसे आपके पास मान लो AgCl है, आपने अभिक्रिया करा दी Na2SO4 से, तो बेटा Na ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो इसे हटा देता है, तो यहाँ पर NaCl इधर आदान हो गया और ये Cl Ag इधर आ गया, तो ये बन जाएगा AgSO4। ये ना, तो आगे पीछे हो रहा है, द्विविस्थापन कहलाएगी बेटा फिर ये अभिक्रिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स है परंतु संयोजन नहीं है? रेडॉक्स तो नीचे पर संयोजन नहीं। देखो बेटा यहाँ तो सिंपल क्या हो रहा है, उपचयन, तो ये तो, और वैसे भी संयोजन तो इसे हम देखेंगे नहीं, ये भी संयोजन ऐसे भी हम देखेंगे नहीं, ये भी नहीं देखेंगे, तो एक यही तो बची, इसके अलावा तो कोई बची नहीं। आप देखो रेडॉक्स क्यों है, Fe के पास यहाँ O था, यहाँ से यहाँ तक समय O चला गया, मतलब अपचयन, और CO के पास एक O थी, यहाँ से आते समय एक और O बढ़ गया, एक बड़ा है पर बड़ा तो है इसलिए उपचयन, और अपचयन उपचयन दोनों जिसमें हो जाए वही तो है रेडॉक्स अभिक्रिया। अरे बिल्कुल सही मेरे बच्चों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया नहीं है? तो FeSO4 को ऊष्मा देते थे, CaCO3 को भी ऊष्मा देते हैं और लेड नाइट्रेट को भी देते हैं। इसमें क्या देते हैं? इसमें सूरज का प्रकाश, ये भी श्वेत काली फोटोग्राफी में यूज की जाती है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण पर विचार करें। अच्छा, तो आपको इसे संतुलित करके बताना है कि P, Q, R और S क्या है। चलो भाई कर लेते सीधा संतुलित। देखो Mn यहाँ एक है, यहाँ भी Mn एक है, संतुलित। O यहाँ दो है, यहाँ O तीन है। अरे मैडम ये कैसे हो गया, चलो ये देखते हैं। अच्छा Al यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो भाई यहाँ तो मुझे लग रहा है दो लगा देना चाहिए। ठीक है, Al का तो काम हो गया। ऐसा करूँ? नहीं, एक काम करें, पहले O को कर लें, पहले O को कर लेते हैं भाई, O में देना दिक्कत होगी। पर आप कहोगे मैडम O को कैसे करें, यहाँ तो तीन यहाँ दो, एक काम करो यहाँ दो से कर दो, यहाँ तीन से कर दो, क्योंकि तीन दूनी छः, यहाँ भी तीन दूनी छः हो जाएगा। पर मैडम फिर Mn तीन हो गए, कोई बात नहीं, Mn को तीन से कर दो। पर मैडम अब Al चार हो गए तो कोई बात नहीं, Al को चार से करो, तो तीन चार तीन दो है कोई, हाँ जी ये रहा, ये उत्तर हो जाएगा बेटा आपका। पहले सबसे पहले O को निपटा दो, क्योंकि O दिक्कत सबसे ज़्यादा करता है। अब देखो एक क्रियाकल्प दिखाया गया है, दी गई प्रयोगनिक व्यवस्था में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि अभिक्रिया में उत्पन्न गैस का विलयन X में प्रभावित करने पर दूधिया हो जाता है और फिर रंगहीन। मतलब कोई एक X गैस निकल रही है, पहले हम इसे डाल रहे हैं उसमें दूधिया मैग्नीशियम में, तो ये मतलब हम उसे डाल रहे हैं चूने में, तो ये दूधिया हो रहा है, बाद में नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है X कौन सी गैस। तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी दूधिया की बात आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कौन सी गैस होती है, CO2। होता क्या है बेटा, हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पानी, इसमें CO2 गैस पास कराओ तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर बनता है जो कि दूधिया होता है। पर इसके बनने के बाद भी अगर आप और CO2 इसमें डालोगे तो एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, जो कि रंगहीन होता है, जो कि रंगहीन होता है। तो इसीलिए पहले दूधिया बन रहा था, बाद में रंगहीन हो रहा था। देखो आगे, तो X कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है तथा अभिक्रिया में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण दूधिया हो जाता है, और समय के पश्चात कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ये रंगहीन, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ये दूधिया हुआ, हाँ जी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक प्रवाहित हो गई तो एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, बिल्कुल ये, और ये घुल जाता है जिससे ये रंगहीन हो जाता है। बिल्कुल सही। फिर अगला है, अच्छा ये तो उसी का ही है, दी गई प्रयोगनिक व्यवस्था में भूरे धुआं निकल रहा है। अभी बताया था भूरा धुआं निकलता है, ये तो था ना लेड नाइट्रेट था हमारे पास, हमने इसे तापन किया, देखो ये दे रहा तापन दे रहे हैं ये, तो यहाँ पे क्या बनता है, PbO NO2 गैस बाहर निकलती है और O2, और जो NO2 गैस होती है यही होती है भूरे रंग की गैस। तो आपको बताना है हो क्या रहा है, लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं उत्पन्न होता है। भाई बिल्कुल सही, यही बात है, यही एक बात है, यही एक बात है। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की ओर। MnO2, अच्छा X लगा दिया, फिर संतुलित करना है। चलिए पहले देखो Mn यहाँ एक है, यहाँ भी Mn एक है, संतुलित। O यहाँ दो है, यहाँ O एक ही है, तो O को दो कर दूँ, ये दो कर दिया बाहर, तो अब O दो हो गई। H कितने हो गए, दो और दो चार, यहाँ चार लगाना पड़ेगा। Cl कितने हैं, यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, तो मैडम तो बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बेटा कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब एक लगा दो ना, तो चार दो एक है कोई, हाँ
ये हो जाएगा बेटा 4 2 1। ठीक है भाई, क्लियर। चलो आगे एक और रासायनिक अभिक्रिया की बेटा, क्योंकि देखो ये संतुलित करने वाला प्रश्न आता है। अगर मैं बताऊँ एक बात और, आपके पास कोई भी अभिक्रिया आ रही है तो बेटा बिना संतुलित करे आप उसे छोड़ोगे भी नहीं, तो इसे संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए अगली अभिक्रिया, आगे एक्स लगाया हुआ है। चलो भाई देखो पहले यहाँ पर पी भी 1 है, यहाँ भी पी भी 1 है मैडम। अच्छा बाहर 2 है ना बेटा, इसका मतलब ये 2 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो इससे गुना होगा अगर n अंदर 1 है, 2 गुना होगा तो 2 हो गए। यहाँ पर n 1 है तो यहाँ पे तो 2 कर दिया मैंने। चलो अब ओ को देखो, ओ कितनी है 3 दूनी 6, यहाँ देखो कितनी है 2 4 दूनी 2 4 5 6 7 8 हो गई। तो क्या करे भाई, फिर तो मैडम यहाँ पे पी भी 2 है तो यहाँ तो 2 गुना करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब बाहर 2 गुना करने से देखो क्या क्या परिवर्तन आया, इसको हटाओ भाई, बाहर 2 गुना करना पड़ेगा पहले तो मैं। चलो बाहर हमने 2 गुना कर दिया तो पी भी तो 2 हो गए। ठीक है भाई, अब ओ को देखो 3 दूनी 6 तो पहले थे, अब 2 और हो गए, 6 दूनी 12। यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2 3। पहले एन को देख लो। चलो एन यहाँ पर कितने हैं 2 और 2 और कर दिए 4, तो यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ 2, यहाँ 4 दूनी 8 और 2 10 और वहाँ भी 2, तो कितनी हो गई 12 और यहाँ भी 12 है, तो मतलब 4 4 नहीं 2 और 4 सॉरी 2 और 4, तो ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। फिर जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद क्या है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो आपको पता है जिंक इनके बीच में घुसेगा, क्योंकि जिंक हटा तो सकता नहीं है सोडियम को, कम अभिक्रियाशील जो थैड़ा, तो Na2ZnO2 बनता है, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो क्या बनता है सोडियम जिंकेट, इसे कहते हैं। ठीक है बेटा, सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। फिर जब पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलते हैं तो एक अविलीय पदार्थ अलग होता है, मतलब एक पदार्थ होता है पीले रंग का, तलछट जिसे हम कहते हैं, वो अलग हो जाता है। बताइए कौन सी अभिक्रिया है बेटा, तो वो याद करनी है आपको, सीधी बात, वो ये वाली अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जब आप क्या करते हो, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट से मिलाते हो तो ये रहा लेड आयोडाइड बनता है, जो कि पीले रंग का तलछट होता है, क्योंकि क्या होता है पीले रंग का तलछट, और ये तलछट अलग हो जाता है, और KNO3 ये विलयन में ही घुला रहता है। आगे देखिए, अब कोई धातु X है, उसका रिबन ऑक्सीजन में चकाचौंध करने वाला श्वेत प्रकाश देता है, जिसमें राख Y, मतलब कोई X है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर बहुत ही अच्छी चमाचम वो देता है और Y रंग की राख बनाता है। इस अभिक्रिया में X और Y के साथ होने वाली सही विवरण बताइए कौन सा है। तो बेटा याद होगा, अगर आपको चकाचौंध करने वाली जो ये प्रकाश है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम निकालता है, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया O2 से कराओ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। संतुलित कर लो, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ O2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अच्छा कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, तो Mg और MgO और अभिक्रिया का प्रकार संयोजन, ये वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर समझ में आई ये बात। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है भाई, तो टमाटर में एक ही अम्ल होता है, कौन सा, ऑक्सैलिक अम्ल। ये रहा, खटास होती है ना बेटा, और जो खटास जिस चीज में पाई जाती है उसमें बेटा क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, फिर है बुझे हुए चूने। अब आपके पास चूना है कोई जो कि बुझा हुआ है, ठीक है जी भाई, बुझा हुआ चूना और पानी के बीच में क्या अभिक्रिया होती है, तो बेटा बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जल से अभिक्रिया करनी है तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस का निकास होता है, ऊष्मा बहुत सारी निकलती है। अब इसे संतुलित कर लो, देखो यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ H2 है, यहाँ 2 और 2 4 है, तो भाई यहाँ तो 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 से गुना हो रहा है ये और 2 ये है, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितनी हो गई भाई, यहाँ पर तो हो गई 2 और ये हो गई 3, ये तो 3 हो गए भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। सही बात है भाई, यहाँ पर हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा यहाँ से हमें। अरे हाँ सॉरी, H2 थोड़ी ना निकलता है इसमें, अरे बेटा सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती तो मैडम ने कर दी। अरे हाँ हाँ, इसमें H2 नहीं निकलता, सॉरी बच्चों सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ऐसे CaO के साथ, हमें तो जल तो मिलाना है, मैंने तो CO2 के तरीके से कर दिया था। अरे अरे सॉरी सॉरी, अब देखो कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1, ठीक, H यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 सही है, और साथ में ऊष्मा निकलेगी, तो C अभिक्रिया हो जाएगी। अगला, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करिए और बताइए कि क्या हो रहा है।
इस अभिक्रिया में उपचायक कौन है, किसका उपचयन हो रहा है भाई, अपचायक, सॉरी देखो Na था, यहाँ पर Na के पास O आ गया, ठीक है, OH आया पर O तो आ गया, मतलब उपचयन, और H के पास से O चला गया, मतलब अपचयन। तो किसका हुआ अपचयन, H2 का, तो H2 हो जाएगा। और अपचयन कारक अगर पूछे, अगर यहीं से आपसे पूछ ले कि भाई मैडम ये भी बता दो कि अपचयन कारक कौन है, तो किसका उपचयन हुआ है बेटा, Na का, तो अपचयन कारक यहाँ पे बन जाएगा Na। ठीक, अगले प्रश्न, चलो अब एक और अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि भाई हमारे पास तो है जिंक ऑक्साइड, उसमें हमने कार्बन मिला दिया तो ये बना, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, भाई बिल्कुल सही, और CO2 है और जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचित कर देता है, ठीक है भाई। क्या दिया, इसमें ZnO का अपचयन होता है, सही बात है भाई, हो रहा है। कारण है कार्बन अपचायक है, अच्छा अपचायक की तरह काम कर रहा है, जो कि इसको अपचायित कर देता है, सही बात है भाई, अपचायक कारक का काम कर रहा है। अच्छा अगर अपचायक कारक का काम कर रहा है तो उसे अपचायित कर देगा, सही बात है दोनों, तो सही है भाई, A लगा दो फिर तो। फिर अगला है, नीचे दी गई तालिका को सही तरीके से आपको रासायनिक समीकरण चुनना है, Zn का H2SO4 के साथ करना है। तो यहाँ Zn ठोस है, तो प्रतीक दिए गए हैं कि सही है या नहीं है, H2SO4 L है, ZnSO4 क्या बनेगा बेटा, ये ठोस बनेगा S और ये बनेगा G गैस, तो S और G है भाई। अच्छा पर जहाँ ये बात ध्यान रखना, जो ये ZnSO4 बनेगा फिर ये आगे जाकर ये जल में घुलनशील हो जाता है, अब बनता ठोस है पर आगे जाकर क्या हो जाएगा, ये जल में घुलनशील, और जो कोई भी चीज़ जल में घुलनशील होती है बेटा तो उसके लिए AQ एक्वस लगाया जाता है, तो एक्वस और गैस ये बनेगा, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर, नीचे दी गई रासायनिक समीकरण 1 और 2 पर विचार करना है। Mg और HCl के साथ ये हो रहा है, अच्छा क्या बात सही है भाई, ये तो विस्थापित है, ठीक है भाई, और ये द्विविस्थापन है, वियोजन नहीं द्विविस्थापन, ठीक है भाई। इसमें तो एक ही जा रहा है, इसमें Na इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, दो हो रहे हैं ना द्विविस्थापित। चलिए फिर इसको संतुलित करना है हमें, NaOH को Al2O3 से कराया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बेटा यहाँ Na 2 है, यहाँ तो Na सिर्फ एक ही मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है भाई Na, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया 2 लगा दिया। चलो अब O देखो कितने हो गए 2, और यहाँ पर कितने हैं भाई 2 दूनी 4 और 1 5। अच्छा H2 हो गए, काम करते हैं H को 2 बनाते हैं पहले, तो H2 होने से अब देखो क्या क्या चेंज हुआ H2 होने से क्या क्या चेंज हुआ, ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ कितनी है 3 4 5, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो क्या करें Na तो बराबर कर दिया हमने, ठीक है भाई Na तो 2 ही लगेगा, Al 2 है, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6, या 3 4 5 है, तो Al को हमें करना पड़ेगा भाई। Al पे अगर मान लो मैं यहाँ 2 लगाती हूँ, 3 दूनी 6 7 8 हो गई, तो Al 4 हो गया, अब Al 4 तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, फिर मुझे वहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं बेटा, यही करना पड़ेगा, इसमें यही परिवर्तन कर सकते हैं हम, फिर तो भाई यहाँ 4 लगाओ, सही है, यहाँ 4 लगाया तो अब क्या परिवर्तन हुआ, Al तो 4 हो गए, ठीक है मैडम, यहाँ भी Al 4 हो गया। ऑक्सीजन देख लो पहले एक बारी, 2 और 3 मतलब 6, 4 दूनी 8 9 10 हो रही है। अच्छा अब यहाँ पर भी तो 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ अगर हमने 4 लगाया तो क्या परिवर्तन आया भाई, Na 4 हो गया, सही है भाई। O कितने हो गए 4 और 6 10, वहाँ भी कितनी हो रही है 4 दूनी 8 9 10, ठीक है भाई 10 हो रही है। और H कितने हैं 4, हाँ अब सही है भाई, तो क्या था 2 और 4, तो 2 और 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला देखो, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इनकी अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो, इसमें CO2 नहीं निकलेगा, तो बेटा बेकिंग सोडा, चूने का पानी, या ये, तो बेटा HCl में ना अगर कभी भी कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट डालोगे तो ही CO2 गैस बनती है। और आप जानते हो चूना पत्थर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, भैया ये भी कार्बोनेट है। चूने का पानी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एक बेटा यही है जिसमें नहीं बनेगा क्या CO2 गैस। तो बेटा पहले पार्ट से ऐसे प्रश्न आएंगे,
चलिए बच्चों, तो अब एक महत्वपूर्ण बात, अब बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पास इतनी चीज़ें तो हैं पर करें कहाँ से। तो बेटा क्वेश्चन कहाँ से करें, प्रैक्टिस क्या करें, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैम, हमें कैसे करें। देखो भाई इन चीज़ों पर देखते हैं भाई क्या क्या चाहिए आपको और कैसे कैसे यहाँ पर चाहिए। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर आपको क्या क्या ज़रूरत है भाई। मैम हमें पेपर करना है, हमें डर है हमें कि हम एमसीक्यू कैसे करें, तो आपको एमसीक्यू चाहिए भाई, जो कि सब में आते हैं, एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब में आएंगे। असर्शन रीजन मैम जहाँ तो हमारे बहुत ही ज़्यादा नंबर कटते हैं वो भी हमें चाहिए। केस स्टडी के क्वेश्चन चाहिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन चाहिए मैडम, 5 नंबर के क्वेश्चन चाहिए। मैप वर्क एसएसटी में समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ लगा है, शिवालिक कहाँ है हमें नहीं पता। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, साइंस में बन के आ जाते हैं। डायग्राम आते हैं मैम, कौन से डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें करने हैं, अब बनाने तो कितना लेबल करना ज़रूरी है। फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एसएसटी में आ जाते हैं। तो बेटा इन चीज़ों के बारे में कैसे मिलेगा मैम हमें ये सब चीज़ें। फिर आपको चाहिए ट्रिक्स कि मैम एमसीक्यू अगर मान लो नहीं आ रहा तो कौन सी ट्रिक से सॉल्व करें, क्योंकि बेटा 25% की वेटेज है, इसकी भी 25% की वेटेज है, तो कैसे करना है मैडम इसको सॉल्व। फिर प्रेजेंटेशन फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेटा हर क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि बेटा आप जो लिख रहे हो एग्जामिनर उसी से आपको ट्रीट करेगा। एग्जामिनर डील आपके रिटिंग पोर्शन से करने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास कितनी नॉलेज है, वो जस्ट ये देखेगा आपने लिखा कैसे, प्रेजेंट कैसे किया। तो बेटा प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आता तो है पर प्रेजेंट करना नहीं आता, तो कैसे करना है तो ये भी सीखेंगे, क्योंकि 75% की वेटेज है भाई इसकी, तो मैम ये कैसे सीखा जाएगा। तो इन सभी बातों के लिए, इन सभी चीज़ों का हम सबके पास एक ही है जवाब, वो है जवाब ये। क्या है ये जवाब, आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका कि क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जिसमें आपके सभी दुख दर्द समस्याओं का बहुत ही अच्छा इलाज है। मैथ्स का है, देखिए फेमस सर्स के द्वारा, यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन बैंक है, सोशल साइंस के हैं, 3-in-1 क्वेश्चन बैंक है, मैथ्स, साइंस और एसएसटी। देखो बेटा ये सबसे बेहतरीन बैच आपके लिए, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पे आपके 3-in-1 क्वेश्चन बैंक फॉर द हिंदी मीडियम भी आपके लिए अवेलेबल है, मैथ, सोशल साइंस और यहाँ पर साइंस के लिए। कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके सामने यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए जो कैल्विन कराएगा वही आएगा। यहाँ पर आपके लिए देखो अवेलेबल है सोशल साइंस इन हिंदी में आप कर सकते हो, यहाँ पर कैल्विन में जो आपको विज्ञान में बताया जाएगा वही चीज़ें आपको करनी है, तो इसका भी क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास कैल्विन में सामाजिक विज्ञान की बात कर लो आप, मतलब हिंदी मीडियम की बात कर लो आप या इंग्लिश मीडियम की बात कर लो, सब चीज़ों का प्रॉपर क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। आपको बस इसे, जो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, आप उसे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ पर जाकर इसे बाय कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। ठीक है बच्चों, ताकि आप अच्छे से कर सकें। अच्छा एक चीज़ और, साथ में अगर प्लस लेते हैं तो एक नया ऑफर आपके लिए। क्या क्या प्लस का मैडम, अगर आप मैथ्स के PYQ चाहते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, साइंस के PYQ चाहते हो और सोशल साइंस के भी PYQ चाहते हो, तीनों का, तो तीनों का कॉम्बो पैक सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ का। बेटा ऐसी डील कहीं नहीं मिलेगी, मौका है अभी ले लो और बने रहिए हमारे साथ। मैम मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।